तो ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? बीमारी सिर्फ जांचों तक ही नहीं सीमित होती। आपको भी कई बार ऐसा कोई पेशेंट मिला जिसका स्क्रू वाकई में ढीला होता है? एडिसन को स्कूल ने भेज दिया था उसकी माँ के पास कि भैया स्कूल इज नॉट कैपेबल एनफ टू टीच योर हम्म। सन। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे है। ये वो बच्चा था। बादाम खाओ तो उससे ब्रेन ठीक हो जाता है। क्या वाकई में बादाम खाने से दिमाग तेज होता है? ऐसा कोई चूरन हम्म। चटनी नहीं। और उसके प्रिवेंशंस क्या हैं? प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स के रोकने के प्रिवेंशन बहुत ज्यादा नहीं। मुझे सुंघा दिया दौरे के दौरान इंसान होश में आ गया, मुझे सुंघाने से कुछ नहीं होता। दिमाग की ताजा खबर। नमस्कार, रूट टू स्क्वायर पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच आरजीएन अपोलो हॉस्पिटल से ग्वालियर शहर के बहुत रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आभास कुमार जी उपस्थित हुए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू फॉर कमिंग। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति का हर चीज को परसीव करने का तरीका अलग होता है। कोई ए तरीके से परसीव करता है तो कोई बी तरीके से परसीव करता है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य शुरू से ये रहा है कि हम एक नए नजरिए से लोगों के सामने चीजें लेके आए जिस नजरिए लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कुछ नया, कुछ नई बात वहां पे रखें, कुछ नए मिथ उनके बस्ट करें, या कुछ आई ओपनर्स हो यहाँ पे बहुत सारे। तो आज का जो टॉपिक है, दिमाग की ताजा खबर। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि अ, जैसे हमने देखा ना, मतलब आजकल क्योंकि हर कोई गूगल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, एंड मतलब हम अगर यूथ की बात करते हैं या स्पेसिफिकली आईटी इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग, जैसे अब कोडिंग भी करनी है तो लोग ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उस कोड को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। या ऑलमोस्ट हर डोमेन में कोई शेफ भी है तो शायद वो रेसिपी ऑनलाइन ढूंढ के बना दे रहा है, वो खुद का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। तो एज अ डॉक्टर, दिमाग की ताजा खबर जानने के लिए, जैसा कि आपका नाम है, आपको आभास हो जाता है या आपको भी गूगल की जरूरत पड़ती है? नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जो पढ़ाई करके आते हैं इट इज वेरी एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव इन द सेंस, पहले 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, फिर प्रिपरेशन होती है, फिर पीजी होती है 3 साल की, फिर उसके बाद फिर और एग्जाम देने के बाद जब आपको सुपर स्पेशलिटी मिलती है देन यू डू सुपर स्पेशलिटी। को पास होने के बाद देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो पढ़ते पढ़ते इंसान को इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं, आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि मरीज को क्या दिक्कत है। हम्म। तो दिस कम्स बाय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ। ठीक। हाँ, मैं काफी इनकाउंटर करता हूँ न्यूरोलॉजिकल केसेस हम्म। में कि कोई पेशेंट हुआ ऐसा, सर में दर्द हो रहा था, हमने गूगल किया सर ट्यूमर तो नहीं है। हम्म। पेशेंट्स ऐसे आते हैं, तो द वे दे आंसर, हम्म। द वे दे एक्सप्लेन देयर सिम्टम्स, उससे ये क्लियर हो जाता है कि इसको या तो ही हैज बीन फेड बाय समवन, या इसने खुद ही बेमतलब की रिसर्च कर डाली है। देखिए, दर्द, सर दर्द कैंसर में भी हो सकता है, सर दर्द माइग्रेन से भी हो सकता है, सर दर्द आप अच्छे से नींद नहीं लिए तो भी हो सकता है, सर दर्द आपने स्ट्रेस लिया तो भी हो सकता है, सर दर्द बीपी से भी हो सकता है। दुनिया भर के कारण है इसके लिए। हम्म। दैट डॉक्टर इज सपोज टू डिसाइड। डॉक्टर ही हम्म। डिसाइड कर पाएगा कि भैया आपको जो सर दर्द का कारण है वो वाकई में वरीसम है या नहीं। हम्म। हो सकता है वो उस चीज के लिए कोई टेस्ट वेस्ट कराए, हम्म। तो टेस्ट आप करा लीजिए, हम्म। बेसलाइन चेक हो जाएगा। हम्म। उसमें कुछ सीरियस चीज निकलती है तो डेफिनेटली वो बताएगा कि भैया सीरियस है, इसको ऐसे से डील करना होता है। हम्म। और नहीं है तो वो अगेन हिल काउंसिल यू कि भैया हम्म। सीरियस चीज नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। हम्म। बट यस, डू नॉट गूगल योर सिम्टम्स डायरेक्टली। ओके। अगर आप सिम्टम्स को गूगल करने लगे तो हम्म। सिंपल नंबनेस एक सिम्टम हम्म। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी होती है, हम्म। एक जीबीएस नाम की बीमारी होती है उसमें भी होती है, हम्म। किसी को ब्रेन में स्ट्रोक आ गया उसमें भी होती है। हम्म। और ऐसे अगर आप पाँव को फोल्ड करके बैठ जाए तो भी पाँव में नंबनेस आ सकती है। हम्म। तो ट्रू। बहुत वाइड डायमेंशंस है। हम्म। ये एक डॉक्टर ही डिसाइड करे कि आपको क्या दिक्कत है। हम्म। कभी कभी मैं भी अपने पेशेंट्स को ये बोल देता हूँ कि भैया देखो आपको ये बीमारी है, हम्म। ये थोड़ी रेयर सी है। हम्म। तो रेयर सी बीमारी है तो आप एक काम कर सकते हैं इसके लिए कि आप नेट पे इस टॉपिक को आप अपने लेवल पे पढ़ लीजिए। हम्म। जो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आप ढंग से शायद ना समझ पाए, हम्म। तो अगर आप पढ़ेंगे देन हम्म। यू विल बिकम मोर कन्विंस्ड। हम्म। ठीक है, क्योंकि कई लोग उसमें अपने एक्सपीरियंस भी डाल रखे होते हैं कि हम्म। हमारे हमारे फैमिली में ऐसा हुआ, इनकी फैमिली में ऐसा हुआ। तो आप हम्म। नेट से ये सब लेंगे देन इट इज ऑफ सम यूज। ट्रू। तो रैंडमली कि जब पाँव में सुन्न हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों से हम्म। दिखना बंद हो गया, तो
हर चीज को आप सीरियस ना समझे और हर हम्म चीज को लाइटली भी ना लें. सो इट इज हम्म, बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर रादर देन बीइंग ए गूगल डॉक्टर योरसेल्फ. नाइस. मैं जैसे हम लोग कई साल बचपन से देखते आ रहे हैं, लाइक ब्रेन की जब बात होती है तो ब्रेन की मेमोरी की ज़्यादा बात होती है हमेशा, कि मेमोरी कैसे बढ़ाएं. तो ऑनलाइन बहुत सारे या टीवी पे ना बहुत सारे एड्स देखे हैं बचपन में कि ये दूध में घोल के पी लो तो आपकी दवाई, आपका ब्रेन मेमोरी ठीक हो जाएगा, या बादाम खाओ तो उससे ब्रेन ठीक हो जाता है. लेकिन आजकल एक नया प्रचलन चल पड़ा है कि लोग व्हाट्सएप पे ना एक दूसरे के मैसेजेस एक दूसरे फॉरवर्ड करते रहते हैं और उसी से अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो बादाम खाने के पे भरोसा करना चाहिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ही काम चल रहा है लोग का. देखिए मेमोरी बनती कैसे बेसिक हम्म हमें पता होना चाहिए. अब जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जैसे हम्म मान लीजिए मुझे लग रहा है कि आपसे मेरे को डेली कोई ना कोई काम है. हम्म तो मैंने आपका नंबर मांगा कि सर प्लीज आप अपना नंबर नंबर दीजिए. हम्म आपने मुझे अपना नंबर बताया. हम्म तो मुझे पता है कि आपसे मुझे डेली काम है. हम्म तो मैं आपके नंबर को आई कीप ऑन रिपीटिंग, मेमोराइज करूँ. तो जो आपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हम्म वो मेरे अंदर आई. हम्म अगर मैंने अटेंशन से आपकी इन्फॉर्मेशन को नहीं सुना हम्म तो निकल जाएगी. हम्म अब मैंने अटेंशन से आपकी इन्फॉर्मेशन सुन ली बिकॉज आई थिंक कि आपसे मुझे डेली काम है, हम्म डेली फोन करना है, तो याद कर लेता हूँ नंबर. हम्म जैसे एक इन्फॉर्मेशन आई, हम्म अब मैंने उसको रिवाइज करना चालू किया. हम्म जब रिवाइज करना चालू किया तो मेरे ब्रेन में कई नए कनेक्शंस बनते हैं. ओके. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब कनेक्शन बनता है और बार बार रिवीजन से वो स्ट्रेंथन होता है हम्म और मतलब टाइट हो जाता है हम्म और डीप मेमोरी में जाना चालू हो जाता है. हम्म जो हम बात कर रहे हैं इसे कहते हैं इमीडिएट मेमोरी. हम्म कुछ मिनट घंटे के बाद वो हो जाएगी रिसेंट मेमोरी. ट्रू. तब वो जाके ऐसे ही होते 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 लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट होती है. अब मैं हम्म, डेली आपके उसको, अब हनुमान चालीसा लोग कैसे याद करते हैं? सही बात है, रोज शुरुआती पढ़ के. 5-10 मिनट 5-10 दिन तो आपको डिफिकल्ट होता है. हम्म उसके बाद स्टार्ट रिसाइटिंग ऑन योर ओन. ट्रू. वो आपके उसमें आ जाता है, रिफ्लेक्सेस में आ जाता है. हम्म सेम वे मेमोरी ऐसी ही बनती है. अब जो ये सप्लीमेंट्स का जो खेल है, सप्लीमेंट्स का बेसिकली रोल क्या है? जो नर्व कनेक्शंस बना रहे हैं उस कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सबस्ट्रेट चाहिए हम्म उसको मजबूत करने के लिए बादाम में कुछ है. जो दुनिया भर के सप्लीमेंट्स आते हैं इनमें कुछ कुछ है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, कोई हाँ. एंटीऑक्सीडेंट्स है. ये यही बेच के इनको पब्लिसाइज या बोला जाता है कि आप ये सब खाइए ताकि उन कनेक्शंस को हम और स्ट्रेंथन कर पाए. हम्म एंड तब जाके आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाए. बट ऐसा कोई चूरन हम्म चटनी नहीं है कि जो आपकी मेमोरी को हम्म बढ़ा देगा. इट ओके. इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. अगर नाइस. आप इसलिए स्कूल में भी तो ये सिखाया जाता है भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना अच्छा काम रहेगा, आएगा. उतना याद रहेगा आपको. बेसिक फंडा है मेमोरी का. ट्रू. सर जैसे मतलब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इस रिलेटेड, कि मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहो. हम्म. राइट, मोबाइल की बात चली से क्वेश्चन याद आया मुझे कि मोबाइल से लोग कहते हैं दूर रहो, या उसको साथ रख के मत सो, उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं जो दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं जो भी. तो ये क्या, ये सच है या? देखिए मोबाइल से रेडिएशन कितनी निकलती नहीं निकलती उसका तो मेरे पास डेटा नहीं है. बट हम्म यस, मोबाइल बेसिकली आप करता कैसे है? हम्म इफ यू आर टू मच इन्वॉल्व इन द मोबाइल तो यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वेरी हम्म सून. ट्रू. आप अटेंटिव, अब आपने मोबाइल रख रखा है अपने टेबल पे, हम्म उसमें मैसेज आया या नोटिफिकेशन आया तो आप यू टेंड टू सी दैट हम्म नोटिफिकेशन. तो लाइक वी आर डिस्कसिंग ट्रू. और आपको कोई नोटिफिकेशन आया तो हमारा हम्म वो जो कंसंट्रेशन है जो कनेक्ट है दैट विल बी हम्म डिस्टर्ब. तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. हम्म तो यू विल नॉट बी फोकसिंग ऑन योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग. एक तो आपका अटेंशन को खा जाएगा. हम्म दूसरा, मोबाइल से जो रेडिएशन की बात है डेफिनेटली देखिए, ह्यूमन आईज, ह्यूमन ईयर्स एक हम्म पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर उसी को हम लोग क्यों विजिबल लाइट बोलते हैं क्योंकि हमारी हम्म आंख उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को परसीव कर सकती है. सही बात है. उसके आगे पीछे भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम्म वो जो हम परसीव नहीं कर पाते हैं. हम्म तो सेम वे अगर ऐसा कुछ भी निकलता है मोबाइल से हम्म इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज ले लो चाहे कोई और भी रेज ले लो, हम्म वो निकलता है डेफिनेटली हम अपने माथे पे लगा के रखेंगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट हम्म नॉट ऑन ए शॉर्टर टर्म, लॉन्गर टर्म में इफेक्ट लॉन्ग कर टर्म में सकता इफेक्ट है. करेगा. ठीक है ना. बट ऐसे कोई स्टडी हुई है आई एम नॉट वेरी मच अवेयर. हम्म बट यस अगर ऐसा उसमें से कुछ रेडिएशंस हम्म निकलती हैं तो डेफिनेटली, और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसमें हम्म पॉसिबिलिटी तो है कुछ ना कुछ निकलने की. तो ट्रू. डेफिनेटली सो रहे हैं उसको अपने पिलो के नीचे लगा के. हम्म दुनिया भर के हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन्वॉल्व रहते हैं, हम्म कोई ना कोई नोटिफिकेशन आते रहता है. हम्म इट कैन अफेक्ट योर स्लीप बैडली. हम्म तो मैं तो जो मेरे पेशेंट्स होते हैं स्पेशली जिनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है या फिर जो हम्म एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं हम्म जिनको स्लीप इज मस्ट हम्म इन नाइट, इनको
एटलीस्ट 7-8 घंटा रात को अनडिस्टर्ब स्लीप सोना है ऑन ए डेली बेसिस। उनको तो मैं बोल देता हूँ भैया आप मोबाइल को दूसरे रूम में पूरा रख दिया, टाइम चलो सो जाओ। 7-8 घंटे बाद आप मोबाइल यूज कर लेना, इस बीच में आपकी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि अगर होगी डिस्पाइट आप दवा ले रहे हो आपको फिट्स फिर पड़ेंगे। तो ये तो अवॉइडेबल है, इजीली अवॉइडेबल है, ट्रू। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। सर जैसे एक बहुत पुराना दोहा है कबीर जी का, जिसमें वो ये कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। है ना? तो उसमें बेसिकली मतलब ऐसा देखा, आप तो खैर डॉक्टर हैं, आप देखते होंगे, हम तो अपने आसपास में यूथ में बहुत देखते हैं कि जब हल्की सी भी टेंशन होती है या कोई डिप्रेशन आता है, तो उनको ना पेन होने लगता है, कभी हेडेक हो रहा है या कभी हार्ट में पेन फील हो रहा है, कभी हैंड्स में पेन फील हो रहा है। एंड जब वो डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर कहता है कि नहीं कुछ नहीं है, सिंपल एनजाइटी इशू है। तो एनजाइटी सिर्फ एक इमोशनल इशू है या वाकई में एक बड़ा न्यूरोलॉजिकल नहीं, प्रॉब्लम है? डेफिनेटली देखिए एंजाइटी फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ओके। कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड होता है, ऐसी बात नहीं है, हम्म। बट इसकी एक साइकेट्रिक कैटेगरी में हम्म। फॉल करता है। वो भी डील करते हैं, ऐसी बात नहीं हम्म। है, साइकेट्रिस्ट से जो डील करते करते हुँ, एंजाइटी बेसिकली या एनी साइकेट्रिक सिम्टम क्या हुँ, होता है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हुँ, अब मैं यहाँ पे अचानक ही चिल्लाने लगूं, गाली गलौज कर चालू कर दूं, हुँ, तो माई बिहेवियर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस सर्कमस्टेंस। ट्रू, हुँ, कोई भी इंसान के मुंह से निकल जाए पागल हो गया क्या सामने वाला। हुँ, हाँ, जब कभी भी आपका हुँ, बिहेवियर आपके सर्कमस्टेंस के हुँ, विपरीत बोल लो चाहे उसके अप्रोप्रिएट नहीं है, हुँ, तो योर बिहेवियर फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सम साइकेट्रिक इलनेस। हुँ, ठीक, ओके, बट ये परसिस्ट कर रहा है, हुँ, डेली हो रहा है, हाँ आधे घंटे में, मतलब पूरे दिन इंसान ऐसे ही बिहेव करता है, हुँ, उसको बोलते हैं भैया साइकेट्रिक पेशेंट हो गया है, इसको हमें हुँ, डील करना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट भी हुँ, सबसे पहले ऑर्गेनिक बीमारी मतलब ब्रेन की स्कैन वगैरह करा के ये देखते हैं हुँ, भैया वाकई में कोई दिक्कत तो नहीं है ब्रेन के अंदर, हुँ, स्ट्रक्चरल, राइट, मतलब ब्रेन में कहीं ट्यूमर हो गया है, कोई हुँ, क्लॉटिंग हो गई है, इन्फेक्शन हुँ, हो गया है। कई बार पेशेंट जिनको हुँ, बोलते हैं टेम्पोरल लोब यहाँ पे ब्रेन में होता है, हुँ, उसमें जब क्लॉटिंग हो जाती है तो इंसान का बिहेवियर बदल जाता है ऑल ऑफ अ सडन। हुँ, कई बार मेरे पास पेशेंट्स ऐसे हैं कि सर 3 साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का इलाज करा रहे थे, हुँ, उन्होंने 3 दिन देखा, फर्क नहीं पड़ा तो हुँ, उन्होंने आपके पास भेज दिया, हमने हुँ, एमआरआई करा एक तो उसमें ब्रेन में क्लॉट मिल गया। बाप रे! हुँ, ठीक है, हमें साइकेट्रिक बीमारी को ब्लेम तब करना चाहिए जब हम बाकी सब कारणों को रूल आउट कर लें, हुँ, जिसे हम आम भाषा में डॉक्टर की आम भाषा में बोलते हैं फंक्शनल पेशेंट। हुँ, मतलब उसको जेन्युइन कुछ नहीं है करने के लिए, उसको बस समझाना हुँ, है, 2-4 दवाएं देनी है जिससे उसके सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर लें, और हुँ, काउंसलिंग करते करते ही इवेंचुअली इम्प्रूव। हुँ, ठीक है, अब एंग्जाइटी एंग्जाइटी मुझे भी हो सकती है। अब हुँ, मान लो मेरा कल एग्जाम है, हुँ, मेरा कोई इंटरव्यू है, हुँ, तो मेरे को एंग्जाइटी होगी, अरे कल एग्जाम में क्या होगा, क्या क्वेश्चन हाँ, पूछेंगे, मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, क्या होगा मेरे साथ, हुँ, ये सब होता है। तो दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर योर सर्कमस्टेंस, हुँ, दिस इज एक्सेप्टेबल। अब मैं खाली नॉर्मल अपने चेम्बर में बैठा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, फिर भी हुँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, नो प्रॉब्लम है। देन इट इज अ हुँ, मैटर ऑफ कंसर्न कि भैया इट इज अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ। हुँ, जब आपकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट हो, फिजिशियन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, हुँ, जो भी हो एक्सपर्ट, हुँ, आपको कंसल्ट करना चाहिए। हुँ, वो आदमी डिसाइड करेगा कि आपका जो एंजाइटी का जो हुँ, कंप्लेंट है, इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। हुँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इसीलिए यही होती है पढ़ाई के दौरान कि भैया आप बीमारी पकड़ो, हाँ, सही बात अगर है। आपने बीमारी पकड़ ली तो उसका इलाज करोगे ना। सही बात है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सर चाहे डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमने जांच की बहुत कुछ निकल गया आपको तो। हुँ, डॉक्टर्स को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा हल्के हुँ, में ना भी लें, क्योंकि हुँ, जो हम लोग की टीचिंग होती है उसमें लास्ट डायग्नोसिस इज फंक्शनल। हाँ, राइट। आप पहले हर चीज रूल आउट कर लो, बट हाँ हुँ, इसमें पेशेंट का हो सकता है थोड़ा खर्चा हो जाए, हुँ, बट एटलीस्ट खर्चा होगा तो वी कैन टेल यू कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, देयर इज नो हुँ, प्रॉब्लम। ठीक है, नाइस। मतलब मुझे इस बात से याद आई, एक बात बहुत पुरानी बात हो गई, लाइक अराउंड 2-3 इयर्स बैक। मैं भी एक बार अपने ही एक फ्रेंड को आपके पास लेके आया था। तो अच्छा, तो मैंने ये चीज़ देखी थी, द वे यू डायग्नोस, मतलब ही वाज स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कोविड के बाद आफ्टर स्टेरॉइड बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे उससे। एंड इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स आपने उसके सिम्टम्स को स्टडी किया एंड यू सेड कि ये एवियन लग रहा है। एंड वो एक्चुअल में आफ्टर ऑल द रिपोर्ट्स एवियन डिटेक्ट हुआ था।
कहीं न कहीं तो हाँ, वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व करी है कि यू गो थ्रू द सिम्पटम्स एंड कहीं न कहीं डिटेक्ट होता है। बट मुझे अभी आपकी बात से एक बात याद आई कि जैसे आपने ब्रेन ट्यूमर की बात करी, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है मतलब अपने ही नेटवर्क में, जो पहले नहीं होता था बट आजकल माइग्रेन के बाद एक ब्रेन ट्यूमर भी एक ऐसी है जो बहुत रेगुलर सुनने में मिल जाती है लोगों के बीच में। तो ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है और उसके प्रिवेंशंस क्या हैं? मतलब एक अच्छा न्यूरो ओरिएंटेड लाइफ साइकिल क्या है? कैसे इन सब चीज़ों से प्रिवेंट किया जाए खुद को? देखिए, ब्रेन ट्यूमर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो ब्रेन में हो रहा है हुँ, और बॉडी में कहीं नहीं है। ओके। हुँ, एक है कि बॉडी में कोई ट्यूमर है हुँ, जो खून के रास्ते उड़ते-उड़ते चला गया ब्रेन के अंदर। इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ओके। 2 हुँ, टाइप के चलिए हम इन जनरल जो डील करते हैं। हुँ, तो जो सिर्फ ब्रेन में है और हुँ, कहीं नहीं है उसे कहते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। ओके। ब्रेन में ही है सिर्फ। हुँ, और जो दूसरी जगह से आया है उसे कहते हैं हुँ, मेटास्टैटिक। ठीक है। हुँ, ठीक? हुँ, मेटास्टेसिस हो गया जो हुँ, ग्रेड 4 स्टेज 4 जो आप सुनते हैं कि हुँ, भैया हुँ, 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 फाइनल स्टेज में चला गया इंसान। हुँ, वो हुँ, तो मेटास्टेसिस को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हुँ, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। लेकिन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स के रोकने के प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हुँ, ओके। ठीक? हुँ, ये कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, कुछ रेडिएशन एक्सपोज़र से हो सकते हैं। हुँ, अब बचपन में किसी बच्चे को ऐसी जगह पे है जहाँ पे रेडिएशन होता है, हुँ, रूटीन बेसिस पे, तो ओके। उसको कैंसर से पकड़ लेगा, ब्लड कैंसर से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक कुछ भी हो सकता है उसको। हुँ, कुछ बच्चों को जन्मजात कुछ ना कुछ ट्यूमर्स होते हैं, हुँ, ठीक है? तो एज़ सच ब्रेन ट्यूमर को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, हुँ, ठीक है ना? अगर होना होगा तो वो होगा, बट ओनली थिंग इज़ कि हुँ, यू हैव टू डिटेक्ट ट्यूमर इन टाइम। ये इन जनरल ज़रूरी है। ट्यूमर का डिक्टम है, हुँ, टाँग से लेके सर तक। कहीं हुँ, भी आपको कुछ लगता है बॉडी में एब्नॉर्मल है, हुँ, उसको अगर आपने टाइमली डिटेक्ट कर लिया, यू कैन ट्रीट इट वेरी वेल। हुँ, अगर आपने कई बार क्या होता है ना, इवन माय केस, हुँ, पेशेंट मेरे पास आया हेडेक का, मैंने उसकी सिम्पटम्स एनालाइज़ की, मुझे लग भी रहा है कि उसको माइग्रेन ही है, हुँ, बट स्टिल आई टेल हिम कि भैया अगर आप ये सीटी स्कैन या एमआरआई कुछ करवा सकते हो तो करवा लो। हुँ, क्यों? अरे गलत हम भी तो हो सकते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। हुँ, 100 में से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 100 में से 8-10 पेशेंट को कुछ ना कुछ निकलता है। हुँ, हुँ, तो हमारी असेसमेंट में भी कभी गलती हो सकती है। सही ऐसा नहीं बात कि है। हमारा दुनिया भर का एक्सपीरियंस विल बी राइट ऑलवेज, नो। हुँ, कई बार ऐसा होता है। तो जब मैं 100 पेशेंट को टेस्ट इसीलिए लिखता हूँ ताकि उन हुँ, 8 से 10 को मैं पकड़ पाऊँ। हुँ, हाँ, इसमें 90 पेशेंट्स का थोड़ा खर्चा हो जाता है, आई हाँ, अंडरस्टैंड। बट वो खर्चा इट इज़ नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेकिंग सम मनी या हुँ, हॉस्पिटल उससे पैसा बना रहा है, नो। हुँ, कल अगर आपको निकल आया तो आपको 1000, 1200, 2000 का सीटी स्कैन महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका इलाज उसके आगे बहुत होना है, क्योंकि आपके जान के लिए हुँ, 2000 रुपये इज नॉट अ बिग डील। हुँ, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं कराना चाहते, कहीं और से कराना चाहते, गवर्नमेंट से करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, बट करवा लीजिए। मैं किसी को सीटी स्कैन करा के एक्सपोज करने, रेडिएशन से एक्सपोज करने के लिए आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, सही बात है। हुँ, ठीक है? बट अगर उसको सीरियस चीज निकले, उसको हमने टाइमली डील नहीं किया, तो दैट बढ़ कैन किल जाएगी द वो। पेशेंट। हुँ, कई पेशेंट्स होते हैं कि कई बार ऐसी सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर साहब आंखों में सूजन है, क्योंकि हम लोग का हॉस्पिटल तो रतन ज्योति नेत्रालय के साइड में ही है। हुँ, तो वहां से मेरे पास कई बार आई के पेशेंट्स आते हैं कि हुँ, सर दोनों आंखों पे सूजन है, हुँ, पेशेंट को दिख नहीं रहा है कुछ, हुँ, सीटी हमारे में कुछ है ही नहीं। हुँ, एज ए डॉक्टर हम भी सोचते हैं यार आंखों में तो सूजन है हुँ, और ब्रेन में कुछ भी नहीं है, तो फिर है क्या ये? कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे कहते हैं हुँ, बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, आइडियोपैथिक हुँ, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां होती हैं। हुँ, इनको भी आपको डील करना होता है। इन्हीं सब की पढ़ाई हम लोग करते हैं, हुँ, इतनी लंबी पढ़ाई इन्हीं सब की चलती है, इन्हीं सब में वी आर नाइस। ट्रेन्ड, वी आर ट्रेन्ड इन कैचिंग दीज पेशेंट्स, ताकि हुँ, उनको हम टाइमली डील करें, हुँ, और जितनी जल्दी आप डील करेंगे हुँ, उतना अच्छा आउटकम दे सकते हैं। ब्रेन हुँ, ट्यूमर फैल गया, लकवा लग गया, इतना बड़ा हो गया कि कुछ करने लायक ही नहीं है, हम हुँ, सर्जरी करेंगे तो जान जाएगी, नहीं करेंगे तो जान नो जाएगी। जाएगी। हुँ, तो ऐसे में फैमिली भी डायलेमा में रहती है, क्या करें? हुँ, एज ए डॉक्टर हम आपको ऑप्शन तो देंगे कि भैया ट्रीटमेंट है, राइट। सर्जरी करनी है, हुँ, बट हमें भी पता है कि इसमें बहुत ज्यादा आउटकम नहीं है। हुँ, इसीलिए ऐसे ब्रेन को, ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट नहीं कर सकते, हुँ, बट अगर आपको हेडेक होता है, हुँ, आप डॉक्टर के पास जाइए। हुँ, आपको आंख में धुंधलापन होता है, देखने में कोई धुंधला दिख रहा है, हुँ, आपने चश्मे का टेस्ट वेस्ट करा लिया, आंख वाले डॉक्टर को दिखा लिया, चश्मा वगैरह आपका परफेक्ट है, कोई चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं है, हुँ, आप डेफिनेटली एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से आप मिलिए। हुँ, लेट दैट डॉक्टर डिसाइड, उस डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि भैया जो आपके हेडेक के सिम्टम्स है हुँ, वो सीरियस है या नहीं। हुँ,
दिक्कत। राइट। अगर वो बताता है सीरियस है, जो जांचें लिखता है आप ईमानदारी से जांच कराइए। हम्म। जांचों में कुछ नहीं आता, आप भी खुश, डॉक्टर भी खुश, इलाज करिए, घर में रहिए। हम्म। फिर उसमें कुछ निकलता है, यू एक्ट अकॉर्डिंगली। हम्म। ठीक है ना? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या होते हैं जो सीरियस आप मान सकते हो? जैसे आंखों से धुंधलापन दिखना, हाँ, डबल डबल दिखाई देना। दिखना। अभी हाल फिलहाल में हेडेक चालू हुआ है, आपको सालों से कुछ भी नहीं हुआ है, हम्म। अभी 2 दिन पहले इतना हेडेक हो रहा है कि जीवन में ऐसा हेडेक आपने जीवन में फेस ही नहीं किया। हम्म। वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। ठीक, ऐसा हेडेक। हाथ पांव में लकवा लग जाना, किसी को फिट्स आ जाना, कि सर हम्म। 2 दिन से सर दर्द हो रहा था बच्चे को, हम्म। अभी इसको फिट्स आ गए हैं। तो ये सब बताते हैं, ब्रेन में कीड़ा है, उसमें सूजन है, ये हम्म। सब बताता है। हाँ, अब ऐसा कुछ हुआ तो यू हैव टू इवैल्यूएट, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सही बात है। इवैल्यूएट करेंगे, बीमारी पकड़ में आएगी, उसका इलाज करेंगे, मरीज ठीक हो जाएगा। अब सही इसमें बात है। हम इस ईगो में रह गए कि नहीं नहीं मुझे लगता नहीं है। हम्म। ये डॉक्टर्स होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जांच की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वापस फिट्स पड़ेंगे तो आप वापस आइएगा। हम्म। जब मैं भी फिजिशियन था तो इवन आई वाज ऑफ दिस हम्म। इंटेंट, हम्म। नथिंग अगेंस्ट एनी फिजिशियन, हम्म। मैं भी इसी इंटेंट का था कि चलो यार ठीक है, लग नहीं रहा। आफ्टर रीडिंग न्यूरोलॉजी, इस फील्ड में रहने, काम करने, मरीज देखने, एक्सपीरियंस लेने के बाद आई रियलाइज कि आपका स्लाइटेस्ट ऑफ द सिम्टम्स हम्म। वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी पूरी नॉलेज को धरी धरी रह जाएगी। हम्म। तो आप किसी भी केस को लाइटली नहीं ले नहीं सकते। ले सकते। ठीक है ना? तो एज ए डॉक्टर हमारा यही टारगेट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट, कई हम्म। बीमारियां होती हैं जो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, हम्म। अनट्रीटेबल, उनमें कुछ नहीं कर सकते आप। हम्म। तो ऐसे सिनेरियो में हम यही करते हैं कि भैया आप बीमारी को पकड़ लो समय से, हाँ, ताकि हम कुछ इंटरवेंशन करके, कुछ ट्रीटमेंट देके इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो 6 साल में बिगड़नी होगी, उसको हम 12 साल में बिगड़ेंगे। सही बात है। तो एज ए डॉक्टर हमारा टारगेट होता है कि इंसान की बीमारी को जितनी जल्दी हो सके पकड़ जड़ लो, से खत्म ताकि करना है। उसको टाइमली इलाज मिल जाए। इलाज मिल जाए। सर, जैसे मतलब आपको 6-7 साल हो गए इस डोमेन में काम करते हुए। हम लोग बचपन में या सेंट्रल इंडिया में बहुत कॉमन टर्म है, जब हमें कोई व्यक्ति आउट ऑफ द लीग जाता हुआ दिखता है तो हम बोलते हैं कि यार इसका स्क्रू ढीला है या इसके पेज ढीले हो गए हैं। तो इतने साल के एक्सपीरियंस में आपको कितने पेज मिले दिमाग में, कितने होते हैं और कैसे उनको टाइट रखा जाता है? और या आपको भी कई बार ऐसा कोई पेशेंट मिला जिसका स्क्रू वाकई में ढीला होता है? नहीं देखिए, जैसे आमतौर पे बोलते हैं इसका स्क्रू ढीला है, हम्म। कुछ लोग होते हैं थोड़े से टेंजेंशियल थिंकिंग वाले, कि मतलब हम्म। आउट ऑफ द लीग सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चलते हैं। हम्म। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हम्म। खुद का एक्सपीरियंस होता है हम्म। टुवर्ड्स पर्टिकुलर फ्यूचर जो वो सोच रहा है अपने बारे में। हम्म। ठीक है, अब हम ऐसे थॉमस अल्वा एडिसन को भी बोल रहे थे, जब एडिसन को स्कूल ने भेज दिया था उसकी माँ के पास कि भैया स्कूल इज नॉट कैपेबल एनफ टू टीच योर हम्म। सन। ठीक है, अब उसकी माँ उसको ऐसी डम्प समझ के उसका बोलती है तुम तो जीवन भर डम्प रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम्म। स्कूल वालों ने निकाल दिया। हम्म। तो इतने हजारों पेटेंट्स लेके बैठे हैं, बल्ब हम्म। वगैरह हैं, उन्हीं की देन है। हम्म। तो ये तो हमारे पास आता नहीं। तो जो पेज ढीला है जिनको हम आमतौर पे बोलते हैं, हम्म। या तो बिलो एवरेज उनका इंटेलिजेंस होगा या हम्म। अबव एवरेज इंटेलिजेंस होगा। हम्म। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं या तो साइकेट्रिक पेशेंट है। हम्म। वही बताया ना कि इंसान का बिहेवियर उस सर्कमस्टांस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं। हम्म। उसकी थिंकिंग उटपटांग है, बट व्हेन ही इज टॉकिंग टू मी, हम्म। हो सकता है नॉर्मल बात कर रहा हो, हम्म। ही इज नॉट ए साइकेट्रिक पेशेंट, हो सके थोड़ा एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस हो। हम्म। इन सब चीजों का कोई गेज नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई मीटर के से उसको हम नाप लें, उसका स्क्रू ढीला है, हम्म। वाकई में पागल आदमी है, उसको ऐसे डील करें, ऐसा नहीं हम्म। होता है। हमें वही, जैसे बेसिक फंडा मैंने आपको बताया, हम्म। उसके बिहेवियर को देखिए कि उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से उसका हर इमोशन को, हम्म। ग्रीफ को कैसे डील कर रहा है, जॉय को कैसे डील कर रहा है, लोगों के साथ में सोशल इंटरेक्शन कैसा है। कैसा है? लाइक वो आपने देखा होगा कि सेक्लूडेड से रहते हैं, कोने में रहते हैं, तो हम्म। उनको हम बोलते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इंट्रोवर्ट इज नॉट अ बैड थिंग, हम्म। बट हाँ, जो आम तौर पे जो आम आदमी है दे आर नॉट इंट्रोवर्ट। मैं हम्म। आपसे बात कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर रहे हो, वो उनसे बात कर रहे हैं, तो विल बी लाइक दिस, तो सही सोशली बात है। हम एक्टिव रहते हैं। हम्म। ऑल्दो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ साइकियाट्रिक इलनेसेस, हम्म। बट ही इज ओके विद इट। हम्म। तो वो इंसान इंसान के ऊपर है, वो इंसान कस्टमाइज तरीके से आप हम्म। उसको मीटर लगा के, उसको पैरामीटर लगा हम्म। के उसको मेजर कर सकते हैं। ऐसे आप किसी को नहीं ब्लेम कर सकते कि उसके हम्म। सर, ब्रेन ट्यूमर ट्रीटेबल है? ब्रेन ट्यूमर, हम्म। यस,
मैं बताया हम्म ट्यूमर एनीवेयर इन द बॉडी, हम्म अगर आपने उसको डिटेक्ट कर लिया समय से, हम्म इट इज वेरी वेल ट्रीटेबल। हम्म ठीक, अब आपने डिटेक्ट किया आखिरी स्टेज में, हम्म तो सर्जरी भी करेंगे, हम्म दवाइयाँ भी चलेंगी, आउटकम भी अच्छा नहीं होगा। हम्म एज ए बीमारी का हम इलाज करके हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हम्म भैया हमने आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर कर दी, इम्प्रूव कर दी। हम्म अब किसी को हेडेक ही हो रहा है तो उसकी क्वालिटी तो खराब ही है ना जीवन की। हम्म माइग्रेन ही है, माइग्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर एब्सेंटीज्म राइट इन वर्क प्लेस। अब आपके कुछ कलीग्स होंगे या लेडीज होंगी, फीमेल्स होंगी, हम्म किसी को हेडेक है, कई बार बोलते हैं नाटक करती रहती है, हम्म आने का इसका मन नहीं है, या ऐसी हम्म बोल रही है। ठीक, हम्म वो जाएगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर जांच भी हम्म करेगा, जांच में कुछ आया नहीं। आप भी हाँ, जांच पढ़ोगे कि सीटी स्कैन में कुछ नहीं है, एमआरआई में कुछ नहीं है, हम्म ये तो ऐसी बोल रही है। नो, हम्म बीमारी सिर्फ जांचों तक ही नहीं सीमित होती है, यहीं पे रोल आता है डॉक्टर का। हाँ, अगर जांचों में आ गया तो फिर तो इंटरनेट पे पढ़ के कोई भी इलाज कर देगा। सही बात है, ठीक है ना, सही वी बात है। हैव टू गो बियॉन्ड दीज थिंग्स। हम्म जो हम लोग, हमारे मेंटर थे डॉक्टर विनीत सूरी एंड डॉक्टर पी एन हम्म रंजन, हम्म मैंने वैसे दिल्ली बोलो, हम्म वो एक बात बोलते थे कि अगर आपको इलाज करना है तो मरीज का इलाज करो, हम्म डू नॉट ट्रीट द इन्वेस्टिगेशन। हम्म जांचों का इलाज नहीं होता। कई बार पेशेंट्स आते हैं जांचों में कुछ और है, मरीज में कुछ और ही है, हाँ, राइट। तो वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द जांच। हम्म क्योंकि जांच इट्स अ सब्जेक्टिव, मेरे सामने जांच भी है, मेरे सामने पेशेंट भी है। हम्म आई एम इन कंफर्टेबल सिचुएशन कि मैं डायग्नोज कर सकता हूँ इसको क्या है। हम्म जिसने रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट की है उसको आइडिया नहीं है कि पेशेंट को क्या है, हम्म उसने अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उसको जो जो फाइंडिंग्स दिखी उसने रिपोर्टिंग कर दी, हम्म और मरीज को तो कुछ और ही है। कई बार हम्म, ऐसा होता है। सही कई बात बार है। ऐसा पेशेंट एक बार आया कि डॉक्टर साहब चेक करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, महीने भर से चेक करा रहे हैं। हम्म मैंने उसकी ब्रेन का सीटी स्कैन कराया, ब्रेन में छोटी सी गांठ निकली, हम्म बट वो गांठ ऐसी जगह थी जो चक्कर को, ना चक्कर को एक्सप्लेन कर सकती है, ना हेडेक है उसको, ना कुछ, ना फिट्स आए। हम्म तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट थिंग एज अ वेरी सीरियस थिंग। मैंने उसको बोला ये गलती से निकला है आपकी सीटी स्कैन में, मैंने कराया था किसी और मकसद से, निकल कुछ हो गया है। हम्म तो इससे वरी, डोंट बी वरीड अबाउट दिस, इसके लिए कुछ नहीं करना है, स्टेबल सी फाइंडिंग है। ओके ज्यादा होगा तो हर 3 से 6 महीने में स्कैन रिपीट करके हम्म हम उसको देख सकते हैं वो बढ़ना है नहीं बढ़ना है। हम्म इसीलिए हम, हमारी जो बेसिक टीचिंग होती है उसमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री टेकिंग। हाँ न्यूरोलॉजी में तो जब हम लोग एग्जाम देते थे तो बोला जाता है कि भैया आप जितनी हिस्ट्री बता रहे हो, हम्म आप इसी से डायग्नोसिस बन जानी चाहिए। हम्म जो हम टेस्टिंग और ठोक बजा के चेक करते हैं ये सब तो बात की बात है। हम्म अगर आप हिस्ट्री लेते लेते अगर आपने डायग्नोसिस नहीं बनाया तो बहुत कम ही चांस है कि ठोक बजा के आपको एग्जामिनेशन में निकलेगा कुछ कुछ। मिलेगा। सर जैसे बहुत सी बीमारियां न्यूरो में हैं, मैंने जितना स्टडी किया अब तक या देखा भी है अपने कम्युनिटी में लोगों को, कोई पार्किंसन से फेस कर रहा है, या आपने अभी एपिलेप्सी का नाम लिया, या बेसिक एक एंगर इशू की बात कर लेते हैं, या फिर तो ऐसा क्या होता है ब्रेन में जो हमारा कोई ना कोई बॉडी पार्ट आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, और वो फिर, और इन सब का इलाज भी है या नहीं है? देखिए, जो आपने बताया ना कि बॉडी पार्ट्स इधर उधर हम्म चलने लगते हैं, कम चलने लगते हैं, कंपन आ जाती है हम्म हाथों में। हम्म देखिए, पार्किंसंस एक बीमारी है जो हम्म न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, मतलब हम्म समय के साथ वो कम ही मतलब बिगड़ेगी। हम्म ठीक, होता क्यों है, ब्रेन में कुछ एरियाज होते हैं, ब्रेन हम्म स्टेम के आसपास में सब्सटेंशियल आएगा, बहुत सारी हम्म उसमें एनाटॉमिकल चीजें हैं, हम्म वहां से डोपामिन, ओके। डोपामिन की कमी हो जाती है। हम्म तो जब डोपामिन की कमी हो जाती है तो आपके मूवमेंट सारे हम्म स्लो हो जाते हैं और कम हम्म हो जाते हैं। स्लोनेस एंड कमी दोनों हो हम्म जाती है। तो जो, जिस रफ्तार से आप पलक झपका रहे हैं ये भी स्लो हो जाएगा, जिस हम्म रफ्तार से आप फिंगर चला रहे हैं ये भी स्लो हो जाएगा, जिस रफ्तार से आप चलते हैं, हम्म, जिस रफ्तार से आप बोलते हैं वो भी स्लो हो वो भी जाएगा। स्लो हो जाए। मास्क लाइक फेशियल्स, हम्म मतलब चेहरे पे मास्क लगा दिया, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हम्म इंसान चलेगा लगता है कि एकदम ऐसे रुक रुक के रुक रुक, आप ब्रश करते हैं जो 2 मिनट में ब्रश कर लेते हैं, हम्म, इट विल टेक यू 5-10 मिनट्स। बाप रे। ठीक है, हम्म अब ये इलनेस है, इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ हम्म ऑन अ डे टू डे बेसिस। हम्म नाउ दिस हैज टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। हम्म पार्किंसन है एक, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा डिसऑर्डर्स, हम्म मूवमेंट डिसऑर्डर्स। हम्म इसमें क्या होता है कि पार्किंसन को हम पास डील करते हैं। हम्म पार्किंसन दो कैटेगरी की होती है। हम्म एक पार्किंसन जिसको कहते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, हम्म, और एक होता है पार्किंसन प्लस, मतलब पार्किंसन जैसी बीमारियां। ओके। ये दोनों आती है पार्किंसोनिज्म
अच्छा। स्पेक्ट्रम ऑफ ओके। बीमारियां उसके अंदर। ओके। तो जो इडियोपैथिक पार्किंसन आईपीडी जो लिखते हैं डॉक्टर्स अपने पर्चे पे, दिस इलनेस रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू दी ट्रीटमेंट। अच्छा। ओके। ठीक, आपने ट्रीटमेंट चालू किया, हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, हम वो डोपामिन को सप्लीमेंट कर देते हैं, या उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए जो जो दवाइयां होती हैं रिसेप्टर अगोनिस्ट वगैरह वो सब हम चालू कर देते हैं ताकि इंसान की लाइफ इम्प्रूव कर जाए। धीरे 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 डोज बढ़ाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीपेड रिचार्ज टाइप का है, आपने दवा खाई, आपकी वो आपके मूवमेंट्स इंप्रूव कर गए, 6 घंटे बाद वो कम हो जाएगी, खा लो। तो तो पेशेंट की मतलब डे टू डे लाइफ कैसी है, कैसा उसका बिजी है, क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको लिख के देते हैं कि आप 6 बजे ये खाना, 8 बजे ये खाना, 11 बजे ये खाना, 12 बजे ये खाना, 9 बजे ये खाना, ऐसे करके देते हैं। डोजिंग को उसके हिसाब से मॉडिफाइड किया जाता है। दूसरा, पार्किंसन प्लस, दे रिस्पॉन्ड वेरी लिटिल टू द ट्रीटमेंट, और वो अनफॉर्चुनेटली वो समय के साथ वो बिगड़ती है। तो एज ए डॉक्टर मेरा काम क्या है, मेरे को पकड़ना है भैया पार्किंसंस है या नहीं, जो ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल इन द सेंस दवा से जिसको रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। इलाज के लिए दोनों में एक ही दवाइयाँ चलेंगी, बट एक रिस्पॉन्स अच्छा देगा, एक बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसमें दूसरा रोल आ जाता है फैमिली को काउंसिल करने का। जो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो बेचारा जो केयर टेकर होता है उसका दिमाग खराब हो रखा होता है कि यार हो क्या रहा है, सही बात वो है। डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, हर जगह घूम घूम के इंसान थक जाता परेशान हो है। जाता है। बट ऐसे केस में हमारा हमारा रोल ये है कि हम उसको बता दें भैया देखो ये बहुत ज्यादा दवाओं से इस पर रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। आपको यू हैव टू मेंटेन पेशेंस, यू हैव टू मेंटेन धैर्य रखना पड़ेगा आपको। तो आप उनकी देख रेख नहीं कर सकते तो साथ में कोई केयर टेकर रखिए जो इनकी देख रेख करे, क्योंकि समय के साथ इवेंचुअली बिगड़ने वाली है समस्या है। और जो पार्किंसंस होते हैं, जो दवाओं को रिस्पॉन्ड करते हैं, पार्किंसन डिजीज वाले, इडियोपैथिक वाले, दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल। तो 6-7 साल के बाद होता क्या है कि उन दवाओं के साइड इफेक्ट आने चालू हो जाते हैं, डिस्काइनेसिस बोलते हैं। जब उनके साइड इफेक्ट आने चालू हो जाते हैं, या तो हम दवाओं को एडजस्ट करें या फिर दे आर द कैंडिडेट्स फॉर द सर्जरी कॉल्ड एज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस। दे आर द कैंडिडेट्स फॉर डीबीएस। तो डीबीएस में सक्सेस के लिए यू हैव टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट। अगर आपका कैंडिडेट सिलेक्शन खराब हो तो आप आउटकम्स नहीं मिलेंगे। डीबीएस इज लाइक कि हम यहाँ पे ब्रेन में गुजर के जहाँ एरियाज में जो इश्यूज है वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, उनको हम करंट मोबाइल में सॉफ्टवेयर आपको ऐप डाउनलोड कर देंगे, उसके हिसाब से आप करंट को सेट करते हैं, 0.5 1 एम्पियर सेट करते हैं। लिटरली होता है। जब दिल्ली अपोलो में था तो मैं वी यूज्ड टू सी, हमने काफी ये सब करवाए भी हैं। किसी इंसान का हाथ ऐसे ऐसे किया, जैसे ही उसने करंट ऑन किया, जब आप देखोगे कि कितना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है, तब आपको लगे नहीं यार ये सही हुआ इस इंसान के साथ। उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। जैसे लोगों का हार्ट का पेसमेकर डलता है, वैसे ही वो है। आजकल जैसे अभी आपने डोपामाइन की बात की तो मुझे कुछ बातें याद आई, जैसे मतलब जितने भी आज जो डाइटिशियंस हैं या जनरल डॉक्टर्स हैं वो डोपामाइन डिटॉक्स की बात करते हैं। तो डोपामाइन डिटॉक्स क्या चीज़ है? देखिए डोपामिन बेसिकली है का रोल क्या है। डोपामिन का रोल ये है कि इट्स बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि मतलब 2 नसें हैं, 2 न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के सेल्स। इससे इसको इन्फॉर्मेशन जानी है, कैसे भेजेगा, बोल के तो भेजेगा नहीं, तो अपने कुछ मैसेंजर्स डालते हैं। दे आर ओनली डोपामिन्स आर नथिंग बट न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो बॉडी के हर पार्ट में मिलते हैं, ब्रेन से लेकर कान तक। डोपामिन को पाया गया है विथ एडिक्शन। जो जो लोग एडिक्ट होते हैं दे गेट एडिक्टेड बिकॉज ऑफ डोपामिन रिलीज, रिवॉर्ड। मुझे कुछ सिगरेट पी के मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं सिगरेट पीऊंगा ताकि वो फीलिंग मुझे है। कई लोग ड्रग्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। वो ले लेके अब कोई इंसान पहली बार दारू पिएगा तो उसको लगेगा कि बकवास है, अजीब सा है। बट अगर वो इंसान पीते गया तो ब्रेन में कुछ 5-6 टाइप के पाथवेज होते हैं, सर्किट्स होती हैं, उसके थ्रू डोपामिन उसमें काम करता है, दे बिकम एडिक्टेड। ठीक है, जब दे बिकम एडिक्टेड तो वो उसी विशेष साइकिल में रहते हैं कि बार बार उनको किक चाहिए।
तो करेंगे। अब जैसे मान लो आपको मोबाइल में भी आपको नोटिफिकेशन, आप तुरंत अपने मोबाइल को देखा, दिस इज ऑल्सो ऑफ एडिक्शन। ट्रू। बिकॉज हम बात कर रहे हैं, बार बार मोबाइल देखेंगे तो इट इज अफेक्टिंग अटेंशन। सही बात है। ट्रू। एंड बार बार इसलिए देखते हैं क्योंकि आप बेचैन हो जाएंगे कि यार हम्म। किसका फोन आया, किसका मैसेज आया, मैं देख लेता हूँ यार, एक बार देख लेता हूँ। हाँ। तो दिस टाइप ऑफ एडिक्शन, ट्रू। ठीक है। तो ऐसी चीज के लिए ही डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। नाइस। इससे कुछ होगा नहीं। लोग कोई दवाई दे देते हैं, वो कुछ कर देते हैं। देखिए, कोई डी एडिक्शन भी करना चाहे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंसान खुद करने की क्षमता रखे, वो हाँ। मेंटली तैयार है कि नहीं उस चीज को छोड़ने के लिए। छोड़ने 100 में से 10 से 20 लोग ही डी एडिक्ट हो पाएंगे इफ दे आर नॉट मेंटली रेडी। 100 में से 60% लोग डी एडिक्ट हो पाएंगे इफ दे आर मेंटली रेडी। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस, ट्रू। ह्यूज डिफरेंस। तो डी एडिक्शन के लिए हम भी कई पेशेंट्स को भेजते हैं भैया, डी एडिक्शन सेंटर या जो भी साइकेट्रिस्ट लोग हैं, दे डू दी डी एडिक्शन थिंग आल्सो, उनके पास भेजते हैं। बट उनको यही समझाया जाता है कि भैया पहले आप तैयार रहिए कि मुझे छोड़ना है। आपको हम 6 महीने डी एडिक्शन सेंटर में रखेंगे और सब दुनिया भर की दवाइयाँ चलेंगी, आप वहां से बाहर आएंगे, आपको दोस्त यार मिलेंगे उसी कैटेगरी के, फिर चालू कर दीजिए। तो इसलिए बोलते हैं कि जो दारू एक बार नहीं, दारू छोड़ने वाला 1000 बार दारू छोड़ता है। 1000 बार छोड़ के फिर छोड़ क्या होता है वो। सर हम लोग ना अपने इसमें पॉडकास्ट में हर बार ना एक रैपिड फायर राउंड भी रखते हैं, जिसमें हमारा मोटिव रहता है कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आप और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप उनको 1 वर्ड या 2 वर्ड में आप उन्हें आंसर करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन मेरा इसमें यही है कि सबसे हार्मफुल हैबिट जो दिमाग के लिए बुरी है। स्ट्रेस लेना। बेस्ट फूड फॉर ब्रेन हेल्थ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द बेस्ट। दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन। स्ट्रेस। ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए एक सिंपल हैक। सिंपल है, कुछ नहीं है, जस्ट कीप रिवाइजिंग जो भी आप करते हैं, जस्ट कीप रिवाइजिंग इट। सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। माइग्रेन जो रूटीन हम ओपीडी बेसिस में देखते हैं, हेडेक्स। कोई न्यूरोलॉजिकल मिथ जो सब मानते हैं। न्यूरोलॉजिकल मिथ में जैसे पेशेंट्स वही है कि मोजा सुंघा दिया दौरे के दौरान इंसान होश में आ गया। मोजा सुंघाने से कुछ नहीं होता। जब किसी को फिट्स पड़ते हैं तो उसका दिमाग हैंग हो जाता है, जैसे आपका फोन हैंग हो गया, तो आप उसमें कितने बटन दबाते रहिए कुछ नहीं कुछ होता नहीं है। होगा। तो उस आदमी के साथ भी वही हो रहा है। तो आप मोजा सुंघाइए ना सुंघाइए, बात बराबर है। 2 से 3 मिनट में कई मोस्ट ऑफ द फिट्स सेटल हो जाते हैं, तो इंसान ऐसे ही होश में आ जाता है। तो लोगों में तो मोजा सुंघाने से न्यूज में आ गई, ऐसा नहीं। दिमाग के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज। कैलकुलेशंस, पजल सॉल्विंग, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, पजल सॉल्विंग्स जो करते हैं ना, किसी भी लेवल पे आप चेस खेल लीजिए। ये सब माना गया है कि आपकी डिमेंशिया को या न्यूरो डिजनरेशन को स्लो कर देता है। अच्छा। इवन कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो आई टेल देम, जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, दे आर इन ओके ओके स्टेज, मैं बोलता हूँ कि जो दूसरे तीसरे क्लास के बच्चे की जो पजल्स आती हैं, बुक्स आती हैं, उनको सॉल्व उनको कर सॉल्व करवाइए, दो। दिल भी बेटर। अब नाइस। उनको सीधे मैंने बहुत हैवी चेस ग्रैंड मास्टर के साथ बिठा दिया, परेशान हो जाएंगे। टीनेजर्स का सबसे बड़ा दिमागी चैलेंज। देखिए, घूम फिर की बात आती है स्ट्रेस पे ही, टीनेजर्स के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। स्ट्रेस लेंगे तो इट कैन अफेक्ट योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपका हेयर फॉल से लेके आपकी पाँव में कमजोरी तक करने का स्ट्रेंथ रखता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को अवॉइड किया जितना हो सके। तो ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है क्या फिर, मतलब स्ट्रेस ओवर थिंकिंग से तो आ रहा है क्या? ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि पहली बात, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, पहले तो इस चीज को रियलाइज कीजिए कि आपके सोचने से क्या वो बदल जाएगी। अगर हाँ तो बिल्कुल सोचिए। अगर आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला, स्टॉप थिंकिंग, ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। अगर आपसे नहीं होता तो जिस जो उस फील्ड में चाहे उस चीज के लिए एक्सपीरियंस्ड है, वो गो एंड सीक सम हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। आपके सोचने से ना धरती रुकने वाली, ना सही चंद्रमा बात है। रुकेगा, ना सूरज रुकेगा, और ना लोगों के काम रुकेंगे। सोचे ना सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप स्ट्रेस उसी पे दीजिए, फोकस उसी पे कीजिए, दिमाग भी उसी पे दौड़ाइए जिस पे दौड़ाने से, स्ट्रेस लेने से उसको आप सॉल्यूशन बदल निकले सकते उसका। हैं, उसका सोल्यूशन निकले। दिन भर स्ट्रेस ले रहे हैं, सर नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, अब यू कम टू अस, हम आपको समझाएंगे, आप फिर भी नहीं समझेंगे, देन वी विल बी फोर्स्ड टू गिव यू सम मेडिकेशन ताकि आप सो पाओ।
राइट। ठीक है? तो घर वाले परेशान, आप खाओगे नहीं, आप इवेंचुअली विल एंड अप इन डिप्रेशन। तो फिर आप डिप्रेशन के इलाज कराते चलो। तो मेजॉरिटी टीनेजर्स के साथ तो यही सब प्रॉब्लम है। सोशल पीयर प्रेशर के चक्कर में ये सब दे आर फेसिंग ऑल दीस थिंग्स। इसका सिंपल सा ये है कि आप रियलिटी से अनप्लग मत हो जाइए। जो रियलिटी है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट सोशल करें मीडिया पहले पे तो। होता कुछ है, रियलिटी में कुछ और होता है, सच्चाई कुछ और ही होती है। सही बात है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। तो हम्म डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी सून। आप उसकी तह तक जाओ, आप हम्म देख तो लो कि वाकई में लोग ऐसे हैं भी कि नहीं है। हम्म बस और क्या। आप एज अ न्यूरो डॉक्टर, लाइक एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, आप अपनी न्यूरो हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं इतने बिजी लाइफस्टाइल और इतने टेंशन वाला? मतलब देखा जाए तो एक डॉक्टर का जो पेशा है वो बहुत टेंस्ड ऑक्यूपेशन है। उसमें ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि अगर आप उनको ट्रीट करो तो शायद रात भर आपको सपने भी आते रहे कि इसे ठीक कैसे करना है। तो वो सब स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हो फिर? देखिए होता क्या है, हम लोगों का जो प्रोफेशन है इट इज हम्म एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, जो भी हम्म करें डॉक्टर्स फील्ड में, अनलेस दे आर इन मतलब वेरी, जो स्किन वाले डॉक्टर्स हैं, हम्म चाहे dermatologist हैं, हम्म इन लोगों की जो, दे डोंट डील विथ लाइफ एंड डेथ ऑन अ रूटीन हम्म बेसिस। वी डील विथ ट्रू। लाइफ एंड डेथ ऑन रूटीन बेसिस। ठीक हम्म है? अब ऐसे में अगर हम हर चीज को सीरियसली लेने लगे, हम्म चैन से तो हम भी नहीं रह पाएंगे। हम्म तो वी आर नॉट सपोज टू टेक एवरीथिंग सीरियसली। हम्म बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कुछ लैप्सेस बरते हैं। हम बहुत हम्म ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। हम्म तो कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि कितना कैजुअली इंसान बोल रहा है, कितना रूडली बोल दिया, मेरे हम्म पापा वेंटिलेटर पे है, जान का हम्म खतरा है, और देखो कितना कैजुअली इंसान बोल रहा है। हम्म तो while counseling I tell them it is easy for me to tell। ट्रू। ठीक, जो झेलता है वही समझता है। हम हम्म कितना भी ज्ञान दे लें, हम्म जो वाकई में जो उस फेज से गुजर रहा होता है हम्म वही समझेगा। अभी सामने वाला पेशेंट रो रहा है मेरे सामने, हो सकता है मैं हम्म, उसकी जगह तो मैं भी रहूं। सही बात है। ठीक है ना? हम्म वो ओनली डिफरेंस कि वो टेबल के उस साइड बैठा है, मैं इस साइड बैठा हूँ। सही बात है। एंड मैं पेशेंट से इमोशनली अटैच नहीं नहीं हूँ। होते। कुछ कुछ पेशेंट्स आपको नाइटमेयर देते हैं, हम्म क्योंकि नाइटमेयर कौन सा पेशेंट देता है? या तो आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो, हम्म जो आमतौर पर डॉक्टर्स नहीं करते हैं। हम्म दूसरा, हम्म वाकई में सामने वाला पेशेंट एक डायग्नोस्टिक चैलेंज बन गया है, हम्म मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, हम्म मैं उसके लिए हर प्रयास कर रहा हूँ, हम्म स्टिल समझ में नहीं आ रहा है इसको चल क्या रहा है। ना, राइट। डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रही, इसीलिए डायग्नोसिस डायग्नोसिस डॉक्टर्स कहते हैं कि यार इंसान को है क्या, हम्म ट्रीट क्या करें हम, पहले हम्म पता तो चले। ट्रू। फैमिली वाले भी पूछेंगे डॉक्टर साहब इलाज किस चीज का कर रहे हो, तो हम क्या जवाब देंगे? हम्म सही बात है। इसीलिए जांचें कराई जाती हैं, इसीलिए हम हम्म पकड़ते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं कि मैं वाइफ से ही पूछता हूँ कि अरे यार पेशेंट ऐसे ऐसे आया, हम्म सब कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया क्या हम्म, बोला उसको। हम अपने सीनियर से पूछते हैं कि यार क्या पता कुछ पॉजिटिव इनपुट आ जाए सामने से। सही बात है। ऐसे इन केसेस में वी गो ऑन टू इंटरनेट, हम्म देन विल बी वेरी सेलेक्टिव कि हमें ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए, हम देखते हैं और कोई ऐसी अनोखी चीज तो नहीं है कि जो हम मिस कर रहे हैं, या सही हमने बात है। पहले पढ़ा होगा जो रूटीन बेसिस पे नहीं देख रहे हैं, हाँ। शायद मिस हो रहा हो। हम्म ऐसे सिनेरियो में वी लुक फॉर गूगल की आर्टिकल्स देखें, कोई हम्म स्टडीज हुई हैं वो देखें। हम्म तब हम दूसरे अपने सीनियर से पूछते हैं, अपने मेंटोर से पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे भैया एक काम करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम्म आप प्लीज इनके पास चले जाओ, वो शायद थोड़ा आपको मुझसे बेटर गाइड कर पाए। ट्रू। नहीं। इसमें कोई छोटी होने वाली बात नहीं है कि मैंने आपको हम्म किसी और के पास भेज दिया तो मैं छोटा हूँ वो बड़ा हो गया, नो। हम्म अल्टीमेटली हम भी पेशेंट का भला चाहते हैं, पेशेंट भी अपना भला ही चाहता है। सही बात है। तो पेशेंट के हित में हम्म जो हो, यू डू दैट। ग्रेट। तो ऐसे ही पेशेंट हमें नाइटमेयर देते हैं कि यार हम्म डायग्नोसिस समझ में नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ के अंदर एक बच्ची पलती हुई थी, हम्म तो 3-4 दिन किसी और हॉस्पिटल में थी, कुछ पता ही नहीं चला पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हाँ। पूरे दिन हमारे यहाँ भी पलती रही, क्यों हो रहा है। हम्म तो ऐसे ही हम लोग रैंडमली गए, हम्म वाइफ ऑल्सो वर्क्स विद मी ओनली इन हम्म द सेम हॉस्पिटल। अच्छा, ओके। तो गए देखा, तो मैंने बोला कि यार इस हम्म एंगल से भी सोचो इसको, हम्म ब्लड की जांच होती है, टेस्ट करके देखते हैं। हम्म टेस्ट किया वही निकला है। हम्म तो डिस्कशन, हम्म बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट। बट डिस्कशन मेक्स अ परफेक्ट मैन और वुमन। ट्रू। ठीक है ना? तो हम्म अगर डिस्कस करोगे 4 लोगों से, 4 आपके आईक्यू लेवल वाले सेम लोग हैं, मैं हम्म कुछ इनपुट दूंगा, वो कुछ इनपुट देगा, ये कुछ इनपुट देगा, हम्म डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप मदद कर सकते हो पेशेंट की उस चीज से। हम्म बहुत बार ऐसा हुआ है कि वी हैव सेव्ड मेनी पेशेंट्स ट्रू। विद दिस डिस्कशन।
तो हमारे आईसीयू में जब कोई वैसे क्रिटिकल से पेशेंट होता है, समझ में नहीं आता चल हम्म क्या रहा है एग्जैक्टली इसको। हम्म तुम सभी ना है, बट एग्जैक्टली कोई हमसे पूछे कि एक वर्ड में बताओ क्या है इसको, हम्म नो आइडिया। तो हम बैठ हम्म के डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट्स लिखते हैं, अच्छा ये हो हम्म सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इसके अगेंस्ट तो ये जाना चाहिए, तो पॉजिटिव नहीं है। हम्म जांचों का ये पर्पस होता है ट्रू कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत गलत है गलत है तो फिर उस पर दिमाग ना लगाए, जो चीज पर दिमाग लगाए। सही बात है ये इस तरीके से भी हम्म प्रैक्टिस ग्रेट है हॉस्पिटल। तो आज का सेशन सर बहुत इंटरेस्टिंग रहा मुझे ऐसा लगता है काफी कुछ आई ओपनर्स हमें सुनने को मिले आपसे एंड आई होप एक कभी फिर से कुछ नए टॉपिक पे हम फिर से एक बार श्योर, मिलें और इन सब चीज़ों को डिस्कस करें थैंक यू सो मच थैंक यू। आज आप हमारे बीच आए थैंक यू गाइस मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में